अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में आज हमारे बीच एक अजीम शख्स है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं बल्कि रांची शहर के नौजवानों के दिलों की धड़कन है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनसे जो है वो इंस्पिरेशन पाते हैं, इनकी नकल करना चाहते हैं और इनसे कुछ अच्छी बातों को सीखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपने देखा भी होगा कि लॉकडाउन के मामले में भी और दूसरे मौके में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और लोगों के सामने समाज में आपने बहुत अच्छी बातें रखी जिनसे लोग काफ़ी मुतासिर भी हुए और आपके कामों से भी बहुत सारे मुतासिर हुए। आप सीनियर सहाफ़ी भी हैं और आपका समाज में एक दबदबा भी है, समाज में एक अच्छी सोच है लोगों के अंदर आपके नज़रिए से। तो आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जो मेरे दिल में बात खटकती है। मेरे दिल में बात ये खटकती है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें जो इंसान बनाया और अल्लाह तबारक तआला ने हमारे अंदर जो कैपेसिटी पैदा की, हमारे अंदर जो सोच पैदा की कि हम अपना इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारें और दूसरों की ज़िंदगी को किस तरह हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, ये सोच सिर्फ अल्लाह तबारक तआला ने इंसानों को दी। जानवर, घोड़ा, गधा को किस तरह इस्तेमाल कर सकता है उसको नहीं मालूम है, लेकिन हमें मालूम है कि घोड़ा को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दूसरे जो जानवर है उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरी जो चीज़ें हैं हम उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये सोचने की बात है कि हमारे जो तबके में एक अजीम तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जिसको हम और आप हाफिज़ और आलिम के नाम से जानते हैं, जिसके सीने में कुरान है जो अज़मत वाली किताब है, जिसको रुए ज़मीन में उससे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे अज़मत वाली नबी हैं और सबसे अज़मत वाली किताब कुरान मजीद है, जिसके सीने में दाखिल किया गया। बताया गया हाफिज़ कुरान है तो उसके सीने में कुरान है और जो आलिम है वरसतुल अंबिया है। तो हमने हदीस में भी पढ़ा है, सुना है, अल उलमा वरसतुल अंबिया और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो अब ये बताएंगे कि आलिम जो है वो वारिस है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब ज़िंदगी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि उन्होंने कोई ज़ादात नहीं छोड़ी। उन्होंने जब छोड़ा है तो वो इल्म को अपने नस्ल में और अपने जो जिसको हम लोग कहते हैं आलिम कहते हैं वो चीज़ इल्म को जो है इल्म को जो है, यहाँ एक मिनट रुकना, इल्म अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है चलता आ रहा है, जो हमारे सीने बसीने अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने बसीने उलमा के सीने में जा रहा। तो अब ये सोचने की बात है कि जो सबसे अजीम मर्तबे वाला शख्स है, जो आलिम दीन है, जो हुफ़ाज़ इकराम है, जिसके सीनों में कुरान है, लेकिन ये कौम जो है उसको समझ नहीं पा रही है, उसकी अदब और एहतराम को समझ नहीं पा रही है। हम मस्जिद के मामले में जब हम देखते हैं तो नमाज में उनको आगे रखते हैं, लेकिन जब दूसरे मामलात आते हैं तो हम उनको पीछे कर देते हैं। इसकी क्या वजह है, आप बताना चाहेंगे सर? माशाल्लाह, आपका सवाल जो है एक दमदार सवाल है। हाफिज़ जावेद साहब जिस मौजू और सब्जेक्ट को आपने उठाया है ये उम्मत की बहुत बड़ी परेशानी और सबब है। अगर हम उलमा कराम की बात करें, हुफ़ाज़ की बात करें, तो एक स्टेशन, एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग रुक जाते हैं कि हुफ़ाज़ तैयार हो गए, हाफिज़ कुरान हो गए, अब उनको उनके साथ रोज़गार का मसला है कि वो अब हाफिज़ बन के क्या करेंगे। तो हम लोगों ने मदारिस काफ़ी बनाया, मकतब भी काफ़ी बनाया, बननी भी चाहिए, इससे इनकार नहीं है, लेकिन आज के दुनिया की ज़रूरत के हिसाब से हुफ़ाज़ कराम को तकनीकी जो है ज्ञान, टेक्निकल जो है नॉलेज देने की ज़रूरत है। इसलिए कि आप हुफ़ाज़ बना दें और वो फिर अपने रोज़गार, आप अपने रिज़्क़ के लिए परेशान हो, तो इस कौम के लिए सबसे दर्दनाक और शर्मनाक बात होगी। अगर हम मकतब में और मदारिस में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सरकार के वोकेशनल कोर्स को ले लें, आपके अंदर, हमारे उलमा के अंदर, मुफ्ती कराम के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो खुद से डेवलप कर सकते हैं टेक्निकल कोर्स। कुरान की दर्स दें, हदीस की दर्स दें,
जनरल नॉलेज बताएं, उसके बाद उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दे दें। तो पता चलेगा कि फला मस्जिद का इमाम हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, MBBS भी है। बहुत अच्छी बात। वो इमामत करा के खिताबत कराने के बाद 4 घंटा किसी डिस्पेंसरी पर या किसी हॉस्पिटल पर OPD कर सकते हैं। ये होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतर नमूना, ये हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ वो पुराने ढर्रे को पकड़ा है। क्या किसी किताब में, किसी रिवायत में ऐसा है कि आप टेक्निकल ज्ञान ना दे, तकनीकी ज्ञान नहीं दे, उसको टेक्निकल नॉलेज से उसको महरूम रखें? नहीं है। हमें और आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। सरकार किस तरीके से बहुत सारे फंड मुहैया करा रही है, वो इसलिए कि ये मदारिस भी डेवलप करे। मैंने एक लाइन पहले कहा कि आप एडोप्ट ना करें, नकल करें, आप अपने हिसाब से चीज़ों को हाँकें। लेकिन जब सरकार की बेनिफिट्स स्कीम्स को लेंगे तो नियम कानून उनकी माननी पड़ेगी, जो आपसे हमसे होगा नहीं। तो आपको खुद से फंड अराइज करने होंगे। बहुत सारे मैंने मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो मुस्लिम लोग ही उसे संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं। कई हुफाज़े कराम वहाँ पे टेक्निकल कोर्स ले रहे हैं, अच्छे अच्छे रैंक पोस्ट पर है इंडिया लेवल पर। ये साउथ इंडिया में ये कमाल हो रहा है। देश के उत्तरी भाग, उत्तरी भाग और पूर्वी भाग इससे पूरी तरीके से महरूम है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा सूबा है जहाँ तुम्हारी मदारिस हैं, वहाँ पे उलूम्स हैं। दारुल देवबंद देख लीजिए आप, नदवा शरीफ देखें, या फिर आप बरेली जो शरीफ है वहाँ आप देख लें, तो ये इंटरनेशनल लेवल के मदारिस हैं। लेकिन टेक्निकल लाइन की बात है, छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उलेमा और हुफ़ाज़ को भी आज टेक्निकल ज्ञान की ज़रूरत है, या फिर उनको इतना माने टेक्निकल हैंड्स हो जाए कि वो इमामत के बाद मस्जिद के तनखे और मदारिस के तनखे पर डिपेंड ना रहे। 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 एक मामूली रकम है इस मौजूदा वक्त में। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास 1,000 से 1,500 रुपये उनका फ़ी है। फिर कई किस्म को जांच लिखते हैं और कई दवाई लिखते हैं, तो पता चला एक डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं तो 20,000 खर्च करके आ रहे हैं। एक इमाम को आप 10,000 रुपया देंगे, वो क्या करेगा? उसका घर का बच्चा या उसकी अहलिया या जो भी फर्द होगा वो तो लाइलाज मर जाएगा वो। तो ये कंसेप्ट सोच बदलने की ज़रूरत है, और इसके लिए कहीं ना कहीं पूरे माशरा, मैं खुद, आप सब स्टूडियो हो और एक अच्छा MBBS भी बन सकता है। वाकई में सही बामियाँ भी कहलाती हैं। और दूसरे बहुत सारे इदारे हैं, आप हमारे मुस्लिम मोहल्ले में भी देखेंगे कि हर एक मोहल्ले में एक इदारा होता है। तो क्या इदारे को इसमें आगे बढ़ के आना चाहिए कि वो अपने ज़कात की रकम से, या बहुत सारे ऐसे फ़ंड है जिस फ़ंड से तय कर ले कि इस मदरसे के बच्चे को हम साल में, जो हाफिज़ बन चुके हैं 5 बच्चे 10 बच्चे, और इनको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं डॉक्टर बनाने की पूरी जो खर्च होती है मैं इसको करने को तैयार हूँ। तो क्या इस बारे में बताएंगे कि ऐसी सोच पैदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग? जहाँ तक अभी मैंने फिर कहा था कि टेक्निकल नॉलेज की बात है या टेक्निकल ट्रेनिंग की बात है, टेक्निकल एजुकेशन की बात है, तो डॉक्टर अमीर जावेद साहब ने कहा कि बड़े बड़े शख्सियत आज़ादी से पहले वो मकतब या मदरसे के प्रोडक्ट थे, कोई स्कूल होता नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने भी एक लंबी उड़ान उड़ी है और उसके बाद एक मकाम तक पहुँचे। आज ये क्यों नहीं हो पा रहा? इसके लिए मैं फिर से कहूँगा कि इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार, पूरा सिस्टम जिम्मेदार। मदरसों को आप एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना देते हैं, वो 15 साल 16 साल में जिस तरीके से मैट्रिक होता है वो हुफाज बन जाता है। लेकिन इस पीरियड में उसकी अगर पूरी दुनियावी तालीम आप अगर छोड़ देंगे और फिर हाफिज़ कुरान बनाने के बाद आप उसको पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी दुश्वारी होगी, वो कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको पैरेलल लेके चलना होगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक ना रखें, बहुत सारे उलमा इत्तेफाक ना रखेंगे। ये मेरा अपना जाती जो अनुभव है, वो अपना जो एक्सपीरियंस मैं उस पर बता रहा हूँ कि आप 4 घंटे बच्चे को अगर हिफ्स कराते हैं तो 2 घंटे कम से कम स्कूलिंग कराएं, वो पैरेलल चलेगा। लेकिन एक अल्लाह ने एक सिफत रखा है, कुरान पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा ज़हीन होते हैं और उसकी यादाश्त भी जो है मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो मेरी अपनी जो जाती सुझाव है कि अगर 4 घंटे आप मदारिस में उनको हिफ्स करा रहे हैं तो 2 घंटे स्कूलिंग कराएं, कम से मैथ्स तो जानेगा।
इंग्लिश में वो अल्फ़ाबेट को तो पहचानेगा, तब तो फिर आप साइंस की किताब पढ़ पाएंगे, मैथ्स पढ़ पाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ पाएंगे, तब डेवलप करेंगे। ठीक है, 25 बरस में, आपने 30 बरस में, 35 बरस आप MBBS बन सकते हो। विल पावर चाहिए। हमारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में विल पावर की बहुत कमी, इच्छा शक्ति की बहुत कमी है। जिनके हाथ में कोई ओहदा आता है वो अपने हिसाब से डिटेक्ट करते हैं चीज़ों को। तानाशाही रवैया अगर हम लोग कहेंगे तो बेहतर होगा। पहली बात है कि अगर टीम वर्क नहीं करेंगे तो ये हालात पैदा होंगे। आप हिंदपीढ़ी के अंदर देख लो तो एक अच्छे अच्छे इदारे बर्बाद हो गए, जिसको ज्वाइंट बिहार के समय में एक रिनाउंड उसको माने इंस्टीट्यूशन माना जाता था। अंजुमन इस्लामिया रांची भी देखे तो अभी इस प्रीवियस एक साल, पिछले एक साल में कुछ काम अंजुमन इस्लामिया में दिख रहा है, लेकिन टीम वर्क मुझे नहीं दिख रहा। हॉस्पिटल के लाइन से काफ़ी काम हो रहे हैं, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतना नहीं हो पाया इन 3 सालों में। अब 3 साल होने को है, अप्रैल में इसका मुमकिन है कि इलेक्शन हो, 3 साल हो जाएगा। लेकिन आप प्रीवियस 3 साल का आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन के ज़्यादा वर्क प्रॉपर्टी में गलत तरीके से लोगों का कब्जा है, और अगर जिसमें कब्जा नहीं भी है तो रेंट इतना मामूली है, उससे जो आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे आप बड़ा कुछ कमाल नहीं कर सकते हो। जो चल रहा सिस्टम वही चल रहा, कुछ आप अलग नहीं कर सकते। हमें डोनेशन लेना पड़ता है, हमें चंदा लेना पड़ता है। सांसद और विधायक के पीछे जाते हैं कि हुजूर एक फ्लोर आप बना दें, एक एम्बुलेंस दे दें, 2 आप हम मुझे कंप्यूटर दे दें। तो हमने वो ने अपनी तो खुद औकात सामने बता करके रख दी है, सिस्टम डेवलप नहीं किया। नतीजा ये है कि रेवेन्यू जनरेट नहीं होता।